हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर की सीरीज को, जिसे हम कवर कर रहे हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस मैगजीन के साथ। टॉपिक 1 एंड 2 हम यहाँ कंप्लीट कर चुके थे बैंकिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। थर्ड जो था फिस्कल पॉलिसी पे हमने बात करनी स्टार्ट कर दी थी। इसके कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं और अगला जो टॉपिक है वो है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स फॉर सीपीएसईज। देखिए, अब मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आप भी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि डेटा फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट वो आपसे बेसिक टर्म, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक चीजों के मीनिंग से क्वेश्चन पूछता है। इफ यू लुक एट द पीवाईक्यूज तो आपसे बेसिक टर्म से मीनिंग पूछे गए हैं। तो हमारे लिए टर्मिनोलॉजी समझना, बिकॉज सब लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, तो कुछ टर्म्स का मीनिंग जो है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम टर्म्स को डिकोड करते हैं, फिर फटाफट से एक बार देख लेंगे कि इसने यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है। सीपीएसई की बात करें तो सीपीएसई है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेंटर गवर्नमेंट है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब सरकारी कंपनी है, जहां पे जो स्टेक है, जो मेजर स्टेक है वो किसका रहता है, वो गवर्नमेंट का रहता है, राइट। नॉर्म्स मतलब हो गए कुछ बेसिक गाइडलाइंस। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, किसी चीज को रीस्ट्रक्चर करना मतलब दोबारा से उसको, उसका ढांचा दोबारा से रेडी करना। अब कैपिटल की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है। देखिए, कब किसी भी कंपनी में, किसी भी एंटरप्राइज में, पब्लिक या प्राइवेट की बात की जाए, कैपिटल जो पैसा आपके पास होता है कंपनी के पास, वो आप दो तरीके से आपके पास हो सकता है। या तो हो सकता है इक्विटी, या फिर हो सकता है डेब्ट। मतलब या तो आपने वो पैसा उधार लिया होगा, पब्लिक से उधार लिया होगा, गवर्नमेंट से उधार, सॉरी बैंक से उधार लिया होगा, या तो उधार लिया होगा, या फिर आपने अपने शेयर रिलीज करे होंगे, तब जाके लोगों ने आपके शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करा होगा, राइट। तो या तो आपके पास इक्विटी होगी या आपके डेब्ट होंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से आपकी कैपिटल कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कि किस तरीके से आपकी जो डेब्ट और इक्विटी रेशियो है, कि कितना आपका डेब्ट है और कितनी आपकी इक्विटी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको उसको रीस्ट्रक्चर करना है, आपको उसको प्री कंसीडर रीस्ट्रक्चर करना है। तो ये यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब है, राइट। ये इस टॉपिक का मतलब है। अब यहाँ पे क्यों ये न्यूज में है, क्या इन्होंने बात की है, क्या गाइडलाइंस दिए हैं, क्या डेटा फैक्ट्स फिगर रिलीज करे हैं, वो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बात आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिवाइज करी गाइडलाइंस फॉर कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग बाय सीपीएसई। जो सीपीएसई की कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग की जो गाइडलाइंस है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे रिवाइज करा है। क्या बात बोली गई है, क्या पॉइंट्स हैं, हम आगे देख लेते हैं। क्या हाईलाइट्स, अब एक एक टर्म में बताऊंगी। डिविडेंड पेमेंट मैंडेट, डिविडेंड को लेके इन्होंने यहाँ पे बात की है कि क्या डिविडेंड, डिविडेंड आपको पता है जो भी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, आप उन्हें रिटर्न में जो पे करते हो। देखिए, शेयर होल्डर्स को ना प्रॉफिट में शेयरिंग दी जाती है। आपने किसी से उधार लिया, उसको तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, दैट इज द फोरमोस्ट प्रायोरिटी। ऐसा नहीं आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप बोल दोगे हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, हम आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही करना पड़ता है। बट शेयर होल्डर्स जो हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, उनको प्रॉफिट में शेयरिंग यहाँ पे मिलती है। तो उनको जो शेयरिंग आप देते हो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो आपको मिनिमम एनुअल डिविडेंड 30% देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का। और प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट, जब आपने पूरा प्रॉफिट निकाला और उसमें से टैक्स भी पे कर दिया। या तो ये 30% ऑफ पैट आप कंसीडर करो, या फिर 4% अपनी नेटवर्थ का। दोनों में से जो भी ज्यादा आ रहा होगा, दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, उतना आप डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। अब फाइनेंशियल सेक्टर की अगर सीपीएसईज है, मतलब जैसे एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही हैं, वो कितना डिविडेंड देंगी, वो मिनिमम डिविडेंड 30% ऑफ पैट देंगी, राइट। नॉर्मल जो फाइनेंशियल नहीं है, जनरल सीपीएसईज है, वो 30% ऑफ पैट या फिर 4% ऑफ नेटवर्थ, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा, वो वैल्यू देंगी। और जो एनबीएफसी है वो 30% ऑफ पैट डिक्लेयर करेंगी। बायबैक ऑप्शन क्या होता है, बायबैक का मतलब क्या होता है, बायबैक ऑफ शेयर्स होता है। देखिए, टर्म्स, शेयर्स के लिए हम बायबैक यूज करते हैं। तो बायबैक मतलब होता है खुद के शेयर्स दोबारा से परचेज कर लेना। कंपनी अपने खुद के शेयर्स जो है वो मार्केट से परचेज कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं, राइट। दैट इज नोन एज बायबैक ऑफ शेयर। तो बायबैक ऑप्शन यहाँ पे क्या बोला गया, सीपीएसई जिनकी नेट वर्थ जो है वो 3000 करोड़ से ज्यादा है, अगर नेट वर्थ 3000 करोड़ से ज्यादा है, और या फिर उनका बैंक या कैश बैलेंस जो है वो 1500 करोड़ से ज्यादा है, राइट। और उनका मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कम है। बुक वैल्यू मतलब जो इनिशियली उन्होंने जब रिकॉर्ड करा था, जो बैलेंस शीट में शुरुआत में जब कंपनी स्टार्ट होती है, तब जो आपने बैलेंस शीट में अपनी रिकॉर्डिंग कर रखी है, उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं, राइट। मे कंसीडर्ड अ शेयर बायबैक, वो अपने शेयर्स को क्या कर सकती हैं, वो शेयर बायबैक को कंसीडर कर सकते हैं।
क्लियर, मतलब वो शेयर को बायबैक कर सकते हैं। बायबैक मतलब परचेजिंग ऑफ द ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट, जब कंपनी अपने खुद के शेयर मार्केट से परचेज करती है। बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर सिंपली, बोनस मतलब क्या होता है कि आप खुद के शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। बोनस, सॉरी, दैट वाज बायबैक। बोनस शेयर मतलब होता है एक्स्ट्रा शेयर्स। बोनस क्या होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी पे करा जा रहा है। तो एक्स्ट्रा शेयर्स या एडिशनल शेयर जो कि आप दे रहे हो अपने करेंट शेयर होल्डर को, करेंट शेयर होल्डर्स को। और किस बेसिस पे दिया जाता है? देखो, जिसके पास जितने शेयर हैं, जिसके पास जितनी शेयर होल्डिंग है, उसको उसके अकॉर्डिंग हम बोनस डिक्लेयर करते हैं। तो बोनस शेयर की ये बात, मतलब मीनिंग है ये बोनस शेयर का। फिर वो सीपीएसईज जिनका रिजर्व एंड सरप्लस जो है, मतलब जो प्रॉफिट है और जो वो रिजर्व रख रहे हैं, वो उनकी पेड अप इक्विटी कैपिटल के 20 टाइम्स है। अब क्वेश्चन आता है पेड अप इक्विटी कैपिटल क्या है? देखिए, आपने शेयर इशू करे और आपके पास जितना पेमेंट उसका आ गया है, शेयर्स का जितना पैसा आपके पास आ गया है, वो आपकी पेड अप इक्विटी कैपिटल होती है, राइट? कंपनी के शेयर के लिए शेयर होल्डर ने जितना पैसा आपको दे दिया है। कई बार क्या होता है कि आप शेयर का पैसा इकट्ठा नहीं मंगाते हो। फुलेट से मेरा शेयर 100 रुपीज का है, तो आप ना शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देते हो इंस्टॉलमेंट में पे करने का, कि आप पहले 50 दे दो, फिर 20 दे देना, फिर 30 दे देना। अब मान लो शेयर होल्डर ने 50 दे दी, 20 दे दी और 30 रुपीज अभी तक नहीं दे पा रहा है, लास्ट कॉल के पैसे उसने नहीं दिए हैं, तो अभी मेरी पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 70। अभी पूरे 100 आए नहीं है। ये आपकी टोटल कैपिटल थी, लेकिन अभी पेड अप कितनी है? 70। तो वही है कि अगर रिजर्व एंड सरप्लस आपके पेड अप इक्विटी कैपिटल के 20 टाइम ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? बोनस शेयर इशू करोगे। कौन? सीपीएसईज, राइट? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। शेयर स्प्लिट की बात की जाए तो सबसे पहले टर्म समझते हैं। इन्होंने जो रूल बोला है वो तो हम देखेंगे। शेयर स्प्लिट क्या होता है? जब कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है। कहीं पे हिंदी में आप लोग अपने पास, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में इसको लिख लेना। जब आप नंबर ऑफ शेयर को इंक्रीज कर देते हो टू मेक द ट्रेडिंग इजियर, राइट? यहाँ पे आप क्या करते हो? अपने नंबर ऑफ शेयर को, स्टॉक स्प्लिट या शेयर स्प्लिट क्या होता है? जब नंबर ऑफ शेयर्स को आप क्या करते हो? इंक्रीज कर देते हो, राइट? जैसे कि शेयर होल्डर्स को कुछ नए शेयर मिलेंगे। जैसे मैंने बोला, आपके पास जैसे एक शेयर है तो 2 for 1, मतलब जिनके पास 1 होल्डिंग है उनको 2 शेयर और मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्प्लिट करके शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे हैं। तो लिस्टेड जो सीपीएसईज है, जो लिस्टेड है विद मार्केट प्राइस, जिनका मार्केट प्राइस 150 टाइम ज्यादा है फेस वैल्यू से, कंसिस्टेंटली फॉर 6 मंथ, ऐसा नहीं है कि इसी महीने ज्यादा हो गया, 6 महीने तक लगातार अगर उनकी मार्केट वैल्यू, उनकी फेस वैल्यू, मतलब जितना उनका शेयर की वैल्यू थी उससे ज्यादा है, मतलब वेरी ऑब्वियसली कि ये इंक्रीजिंग मोड में चल रहा है, वो शेयर स्प्लिट का सोच सकती हैं विद द 3 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड, मतलब गैप देना है इतने टाइम का, राइट? दो सक्सेसिव, मतलब आपकी सक्सेसिव स्प्लिट के बदले नए शेयर इशू करने के बीच में आपको इतना कूलिंग ऑफ पीरियड, इतना गैप देना है, राइट? तो ये सब प्रोविजंस है जो उन्होंने दिए हैं। अब ये प्रोविजंस डायरेक्टली एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बट कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, बायबैक क्या होता है? बायबैक सिंपली मींस परचेजिंग ऑफ द ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट। आप खुद के शेयर ही मार्केट से परचेज कर रहे हो। इंटरिम डिविडेंड, एक डिविडेंड होता है जब आपको प्रॉफिट हुआ, आपने शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर किया। इंटरिम डिविडेंड, इन बिटवीन आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अभी डिविडेंड डिक्लेयर का टाइम नहीं था या डिक्लेयर नहीं होना था, इन बिटवीन, इंटरिम मतलब इन बिटवीन। तो सीपीएसईज आर एडवाइज्ड टू पे इंटरिम डिविडेंड क्वार्टरली एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, 2 बार आप कम से कम दे सकते हो, राइट? और 90% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड आपको डिक्लेयर करना है। मतलब आपने जितना भी सोचा है कि मुझे इतना एनुअल डिविडेंड देना है, तो उसमें से कुछ आप जो 90% डिविडेंड है वो आप इन बिटवीन डिक्लेयर करोगे। ये जो गाइडलाइंस है ये अप्लाई किस पे होंगी? सारी सीपीएसईज पे, सारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे, चाहे वो सब्सिडरीज भी हो, जहां पे पेरेंट्स जो है वो 51% स्टेक है, मतलब आपका यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है, उन पे ये चीज क्या होगी? अप्लाई होगी, राइट? ये बता दिया कि किस किस सीपीएसईज पे ये अप्लाई होगी। उसके बाद यहाँ पे बताया ये गवर्निंग प्रोविजन, यहाँ पे देखिए किसके थ्रू ये काम हो रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना है। ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जाता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डर के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट है, ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको देखता है, उनको मैनेज करता है। प्लस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिसइन्वेस्टमेंट भी देखता है। अगर कहीं से आपने विड्रॉ कर लिया, इन्वेस्टमेंट होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विड्रॉ कर लेना, तो इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट दोनों देखता है। ये चीज ध्यान रखनी है। नाम में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आए कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टू ओवरलुक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज डिसइन्वेस्टमेंट दोनों होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हेड, मतलब जिसके जो हेड है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वहां पे ये अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश, जो प्रेजेंट करता है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिपार्टमेंट है, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है?
इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो वैल्यू रियलाइज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से, उसको कोशिश करनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा हो। पब्लिक का फंड जो है, फाइनेंस जो है वो मैनेज हो, आपका जो पब्लिक एसेट है वो प्रॉपर मैनेज रहे। अब देखिए ये प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली नहीं आएगा, बट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया तो थोड़ा सा आपको देखना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये जाती है, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज डिसइन्वेस्टमेंट देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि हेड करते हैं सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनको ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। फिर यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात की जाती है। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट होता है स्ट्रैटेजिक, जब डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा है मतलब जब आपने अपनी 90% से ज्यादा जो स्टेक था वो विड्रॉ कर लिया है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब कोई सरकारी जो एंटरप्राइज है वो अपना पैसा हटा रही है और प्राइवेट को सेल कर रही है। लेकिन जब सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट बोलूंगी ना, तो हो सकता है आप 10% विड्रॉ कर रहे हो सकता है 20 भी कर रहे हो सकता है 40 भी कर रहे हो। लेकिन जब मैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करती हूँ तो मतलब उस सरकारी कंपनी ने अपने 90% जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी है प्राइवेट एंटिटीज को, राइट। माइनॉरिटी स्टेक सेल्स, यहाँ पे आप जो कुछ पोर्शन है गवर्नमेंट स्टेक का वो जो है वो बेच रहे हो। उसके बाद एसेट मोनेटाइजेशन, मतलब आप गवर्नमेंट की जो एसेट्स है उनको मोनेटाइज कर रहे हो ताकि आप क्या कर पाओ, उससे पैसा कमा पाओ, रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। मोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करना। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, शुरू में ही मैंने आपको बताया, आप अपनी कैपिटल जो है उस स्ट्रक्चर को दोबारा से चेंज करते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब अपनी डेब्ट एंड इक्विटी की रेशियो में उसकी प्रोपोर्शन में चेंज करना, राइट। कि कितना पैसा आप इक्विटी से रेज करोगे और कितना पैसा आप एज अ लोन यहाँ पे रेज करोगे। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द टॉपिक। एक एक करके हम टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, तो आप बैक टू बैक किसी एक दिन बैठ के 3-4 टॉपिक इकट्ठे देख सकते हो। आई नो यू वांट कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हम एक वीडियो में कवर करें, बट समटाइम इश्यूज हो जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है, इसलिए आई एम नॉट मेकिंग द लॉन्ग वीडियोस। मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी छोटी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूं। आप एक साथ वन गो में पूरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। एंड आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।